हम लोग के अपने जीवन में जब हम जीवन यापन स्टार्ट करने के विषय में सोचते हैं तो अपने पास बहुत सारे विकल्प आते हैं। जो हमारा जो एजुकेशन होता है उसके अकॉर्डिंग अगर हमें अच्छी सर्विस मिल जाती है, आइदर ऑन गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। अच्छी सर्विस का मतलब ये होता है कि कम से कम 1 लाख रुपया तो आना ही चाहिए पर मंथ, नॉट इन ईयर। महीने में अगर 1 लाख का जुगाड़ अगर सर्विस से आपका बनता है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट इन दिस सिनारियो, लेकिन अगर ये बनता है तो अच्छा है। आप उसको आराम से करिए और मे भी आपकी जिंदगी आराम से गुजरे। हालांकि मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज के डेट में 1 लाख पर मंथ एंड एवं अर्न कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके जिंदगी में बहुत सारा स्ट्रगल है। एक छोटा सा मकान है किसी तरीके से लोन पे लिया हुआ, एक छोटी सी गाड़ी है किसी तरीके से लोन पे ली हुई। तो ये उनकी जिंदगी होती है। चूंकि महंगाई जो है बहुत तेजी के साथ, इन्फ्लेशन का रेट जो है बहुत तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। सो 1 लाख पर मंथ इज नॉट इनफ फॉर अ पर्सन, फॉर अ फैमिली। तो उस स्थिति में कुछ न कुछ अलग तलाश लोगों को रहती है, लेकिन उसके बावजूद दैट्स फेयर कि अगर उतना पैसा मिल रहा है तो उससे नीचे वाले जो लोग हैं जिनकी आमदनी लेस देन 1 लाख है पर मंथ, तो उस अवस्था में जब 1 लाख वाले की स्थिति अच्छी नहीं है तो यू मस्ट नो कि उससे जो बिलो वाले लोग होंगे उनकी क्या स्थिति होगी। आप सोच सकते हैं इसके विषय में। अब इसके बाद अगर किसी के पास सर्विस जैसे नहीं मिलती है और हम लोग रोजगार छोड़ के, जो गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर के रोजगार हैं, जो अवसर है उसको छोड़ के जब हम बिजनेस की तरफ डाइवर्ट होते हैं, बिकॉज सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ तो जीवन में करना ही पड़ेगा। आइदर सर्विस और बिजनेस, हम लोग दो ही चीज जानते हैं। तो अगर बिजनेस की तरफ हम डाइवर्ट होते हैं तो डेफिनेटली वहां पे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ चैलेंजेस, तो वो आप देखिए तो चैलेंज में सबसे बड़ा चैलेंज आता है फाइनेंस का, कि भाई फाइनेंस हम कहां से अरेंज करें, कौन सा स्किल है मेरे अंदर, कौन सा कौशल्य है मेरे अंदर जिसको लेकर हम बिजनेस स्टार्ट करें। तो बिजनेस में इंडस्ट्री लगाएं, कोई छोटा मोटा ऐसा काम स्टार्ट करें या कोई शॉप पर ओपन करें, क्या करें। तो इस तरह का बहुत सारा बिजनेस में भी अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस में अपॉर्चुनिटी नहीं है, देखा जाए तो सर्विस से ज्यादा अपॉर्चुनिटी बिजनेस सेक्टर में है। और एक बिजनेस में जो व्यक्ति रिस्क लेता है, जो व्यक्ति पैसे इन्वेस्ट करता है, जो व्यक्ति लाभ और नुकसान सबको झेलने को तैयार रहता है, डेफिनेटली वो अपने साथ कई लोगों को रोजगार भी देता है। एक शॉप की ही अगर बात कर ले, अगर कोई ढंग की शॉप है और वहां पर 4 लोग काम कर रहे हैं, एक मालिक और 3 उनके स्टाफ, तो डेफिनेटली उस मालिक ने 3 लोगों को तो रोजगार दिया। तो इस तरीके से बिजनेस जो लोग भी ग्रो करते हैं, अगर उनके पास पैसे हैं या फाइनेंशियल बैकअप है या रिस्क लेने की क्षमता है या फिर कोई ऐसा उनके पास स्पेसिफिकेशन है जिसको लेकर वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो दैट्स फेयर। बहुत अच्छी बात है कि आप उसको स्टार्ट करते हैं और आप रिस्क लेते हैं और आप गेन भी करते हैं। डेफिनेटली अगर अच्छा बिजनेस हो जाए तो गेन भी होता है। लेकिन जब अपने पास सर्विस भी ढंग की नहीं मिल पाती है, कहीं 10-20-25 हजार रुपए का हम नौकर बन के रह जाते हैं और बहुत अच्छी गृहस्थी हमारी नहीं चल पाती है, जो हमारे ड्रीम्स है वो फुलफिल होना तो दूर, हमारे जो फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं जिसको हम फुलफिल करना चाहते हैं, जो हमारे फंडामेंटल नेसेसिटीज हैं जिसको हम फुलफिल करना चाहते हैं, वो भी हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं। आइदर ऑन एजुकेशन ऑफ आवर चाइल्ड और आवर सर्वाइवल, कुछ भी जो भी हमारी आवश्यकताएं होती हैं उसको भी हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं अगर हमारा अमाउंट लेसर देन 1 लाख होता है। और बिजनेस में भी अगर हम बहुत अच्छा रिस्क नहीं लेते हैं, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस हमारा डेवलप नहीं करता है, तो वहां भी इनकम हमारी बहुत अच्छी नहीं हो पाती है और उस स्थिति में भी हम क्राइसिस का सामना करते हैं। अब इस अवस्था में जहां पे आपके पास सर्विस भी नहीं है और आपके पास बिजनेस भी नहीं है, तो आप क्या करना चाहेंगे। तो जीवन में सरवाइव करने के लिए हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो डेफिनेटली हम नहीं चाहते हैं, उसके बावजूद हम बहुत सारा काम करते हैं क्योंकि वी मस्ट हैव टू सर्वाइव। मनुष्य को सर्वाइव तो करना ही पड़ेगा जब हम
पैदा हुए हैं, पेट है, परिवार है, तो सर्वाइव तो करना ही पड़ेगा। तो सर्वाइवल के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अपने पास में होती हैं, बहुत सारे अवसर अपने पास में होते हैं, और उस सर्वाइवल में एक अच्छा अवसर है डायरेक्ट सेलिंग के रूप में, जिसके विषय में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग? डायरेक्ट सेलिंग इज जस्ट अ काइंड ऑफ सेल्स। ट्रेडिशनल मार्केट में सिंपल एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें कि प्रोडक्ट कोई एक कंपनी बनाती है, उस कंपनी के प्रोडक्ट को एडवर्टीजमेंट के माध्यम से लोग जानते हैं और विभिन्न चैनल्स के माध्यम से कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट पहुंच जाता है। दैट इज ट्रेडिशनल मार्केट। वहीं पर कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो कंपनियां प्रोडक्ट बनाती हैं और डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचने का प्रयास करती हैं। उन कंपनियों को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां। वहां पर एडवर्टीजमेंट का जिम्मा भी एसोसिएट के पास होता है, जो लोग जुड़े होते हैं उनके पास होता है, कंज्यूमर के पास होता है, कस्टमर के पास होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मा भी उन्हीं के ऊपर होता है, अच्छे बुरे का जिम्मा भी उन्हीं के ऊपर होता है। कंपनी का काम होता है बेस्ट प्रोडक्ट का निर्माण करना और क्वालिटी को कंट्रोल करना और प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने का तरीका ढूंढना। यह कंपनी का काम होता है। तो एक कंपनी, जो कोई भी एक बिजनेस इंडस्ट्री वाला ही बंदा है, जिसका कि एक विचार है, एक ओपिनियन है, एक थॉट है, उसने एक इंडस्ट्री लगाई और उसके बाद उस इंडस्ट्री में लोग धीमे धीमे जुड़ते चले गए। अगर उस कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे होंगे, धीमे धीमे लोग उससे जुड़ते चले जाएंगे। प्रोडक्ट यूनिक होंगे, लोग धीमे धीमे उससे जुड़ते चले जाएंगे। उसका जो सेगमेंट है वो धीमे धीमे बढ़ता चला जाएगा। पहले 10 लोग आएंगे, फिर 50 लोग आएंगे, फिर 100 लोग आएंगे, फिर 500 लोग आएंगे। अकॉर्डिंगली उसका टर्नओवर बढ़ता चला जाएगा। अगर 100 लोग आए, उन्होंने 5-5 हजार का भी परचेजिंग किया तो कितना परचेज हो गया। अगर 50 हजार लोग हो गए, उन्होंने 5-5 हजार का परचेज किया तो कितने रुपए हो गए। और इसमें होता बस इतना ही है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कि एडवर्टीजमेंट का जो खर्चा ट्रेडिशनल मार्केट में होता है वो खर्चा यहां बच जाता है। जो खर्चा वहां पर दुकानदार के माध्यम होता है, होलसेलर के पास होता है, या जो विभिन्न चैनल में वो यहां जो खर्चा होता है, वो सारा खर्चा यहां बचता है। और वही जो खर्चा बचता है वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सिंपल जो एसोसिएट्स होते हैं, जो कॉमन पीपल होता है, जो लोग होते हैं जो उस कंपनी पर विश्वास करके और ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, प्रचारक बनते हैं, सेल्स का जिम्मा उठाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मा उठाते हैं, उनको विभिन्न टाइप्स ऑफ इनकम के रूप में आइदर इन काइंड ऑफ फंड्स और इन काइंड ऑफ बोनस उनको दे दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड इनकम। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में विदाउट क्वालिफिकेशन he may be inter pass or may be high school pass or may not be high school pass, may be illiterate person। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इस देश में और विदेशों में भी जहां एक इलिटरेट पर्सन ने झंडे गाड़े हैं। जिस इलिटरेट पर्सन को सिवाय छोटा मोटा किसी काम के दुनिया में कोई भी कंपनी अच्छा काम देने को तैयार नहीं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में उसने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे अच्छा काम किया, अच्छी टीम का निर्माण किया, कंपनी को अच्छा सेल दिया। मे भी उसके टीम में उससे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वालिफाइड पर्संस आए और उन लोगों ने सबने मिलकर एक अच्छा टर्नओवर दिया और अल्टीमेटली सब लोगों ने एक अच्छा पैसा अर्जन किया। ये एक संभावना होती है। यहां लिटरेसी का कोई खास महत्व नहीं है। अगर आप जीवन में भी देखेंगे तो हम लोगों ने साइंस में पढ़ा a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन मुझे अपने 45-46 साल के कैरियर में यह समझ में नहीं आया कि इस गणित के बीज गणित के फॉर्मूले का हमने इस्तेमाल कहां पे किया। कभी भी नहीं किया। ये तो एक सिंपल फॉर्मूला आपको हमने बताया। इसके सिवा मैथमेटिक्स के ऐसे ऐसे कैलकुलेशन जो हम लोगों ने रट्टा मारा, हम लोगों ने सीखा, हम लोगों ने पढ़ा, जीवन में कहीं भी काम नहीं आया। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में एक लिटरेट पर्सन उस चीज को सीखने का प्रयास करता है, प्रोडक्ट को सीखने का प्रयास करता है, हाउ टू सेल करने का प्रयास करता है, सीखने का प्रयास करता है, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल सीखने का प्रयास करता है और अल्टीमेटली सफल हो जाता है। तो वो जो हमने पढ़ाई की, हमने ग्रेजुएशन किया, हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उस जिसकी वजह से हमें 20,000 25,000 की नौकरी मिली, लेकिन एक इलिटरेट पर्सन विदाउट एजुकेशन
लेकिन इस सेक्टर में, जिस सेक्टर में उसने एंट्री की, उस सेक्टर में अच्छा एजुकेशन लेके उसने अपना 25-50 लाख रुपया अर्न करना स्टार्ट कर दिया। तो वो हमसे ज्यादा बेटर है या हम उससे ज्यादा बेटर है, ये आप लोग विचार करिए। तो ये एक ऐसा सेक्टर है डायरेक्ट सेलिंग का जहां पर लिटरेसी का कोई महत्व नहीं है। एक ऐसा सेक्टर है जहां पैसे का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर डायरेक्ट सेलिंग में कभी भी बात पैसे की आती है तो आपको अवेयर होना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग में मनी सर्कुलेशन स्कीम नहीं आता। मनी सर्कुलेशन स्कीम हो, चाहे क्रिप्टो टाइप की कोई कंपनी हो, चाहे अन्य किसी भी तरह का फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, प्लॉट वाला काम हो, जहां भी पैसे वाली बात आती है कि हम आपके पैसे को डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ये सब फ्रॉड का काम है। ये सब डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आता। डायरेक्ट सेलिंग का जो गाइडलाइन गवर्नमेंट ने 2016 में जारी किया था और 2020-21 में जो उसके नोटिफिकेशंस आए हैं, उसके अनुसार एक अच्छी कंपनी जो आईडीएसए की मेंबर है, जो प्रोडक्ट बनाती है, उसके यूनिक प्रोडक्ट्स होते हैं और एक चैनल के माध्यम से वो अपने प्रोडक्ट को सेल करती है, दैट्स ऑल। प्रोडक्ट का टर्नओवर या सर्विसेज का टर्नओवर ही सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है। वहां पैसे का खेल नहीं होता। इसलिए जब कभी डायरेक्ट सेलिंग में बात पैसे की आती है, कोई बंदा आपसे कहे कि भाई 10,000 लगाइए, 50,000 लगाइए, 5 लाख लगाइए और 5 लाख लोगों से लगवाइए, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए कि भाई ये डायरेक्ट सेलिंग की नहीं, ये मनी सर्कुलेशन की बात कर रहा है। और भारत में डायरेक्ट सेलिंग के आड़ में ये मनी सर्कुलेशन वाली कंपनियां, क्रिप्टो वाली कंपनियां, प्लॉट्स वाली कंपनियां, बहुत सारी ऐसी कंपनियां फ्रॉड करके चली जाती हैं और बदनाम बेचारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो जाती है। और उस डायरेक्ट सेलिंग को जस्टिफाई करने में मेरे जैसे सीनियर लीडर्स बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मशक्कत करते हैं, बार बार आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग सही है, डायरेक्ट सेलिंग सही है, डायरेक्ट सेलिंग सही है, डायरेक्ट सेलिंग सही है, और लोग कहते हैं नहीं डायरेक्ट सेलिंग फ्रॉड है, डायरेक्ट सेलिंग फ्रॉड है, डायरेक्ट सेलिंग फ्रॉड है। तो ये तो भैया जीवन भर चलता रहेगा, इसका कोई समाधान नहीं है। लेकिन आप ये जरूर समझिए कि डायरेक्ट सेलिंग में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जब इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रिस्क काहे का। सिंपल फॉर्मूला है कि हमारे घर के साबुन, तेल, मंजन जो कहीं ना कहीं सब लेते ही है, क्रीम पाउडर कहीं ना कहीं से लेते ही है, वो सब कुछ हमें अपनी कंपनी से परचेज करना है जिस कंपनी में हमने आईडी ली है, दैट्स ऑल। और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें कोट परचेज करना है तो हमारी कंपनी ये नहीं कहती है कि आप पीले कलर का कोट न पहनो कि हरे कलर का कोट न पहनो, आपकी मर्जी है, आप पहनो। लेकिन अगर मेरी मर्जी है कि हम उस कंपनी का ही ये कोट पहनेंगे तो हम पहनेंगे। ये हमने जो पहना हुआ है, ये हमने पूरा आईएमसी कंपनी का पहना हुआ है, ये मेरी मर्जी है। अगर आपको नहीं पहनना है तो उसमें कोई कंपनी प्रतिबंध नहीं लगाती है कि नहीं आप चाय पिया तो कंपनी चेक करने के लिए नहीं आती है कि आपने घर में जो चाय पी है वो आईएमसी की है, ये किसी और कंपनी की है। ये आपका मोरल अलाउ करता है कि भाई अगर हम उस कंपनी में काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें उस कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, उस कंपनी में जो भी बन रहा है उसका इस्तेमाल करना है, इतना ही तो है। और जब हम उस कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अच्छे और बुरे का हमें ज्ञान होता है। अभी हम लोग आईएमसी की चाय पीते हैं, अब अगर हमें कोई दूसरी कंपनी का कोई चाय पिलाता है तो हमें तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और अल्टीमेटली हमें यह समझ में आता है कि ये कंपनी अच्छी है और दूसरी कंपनी जिसकी चाय हमने पी है वो कंपनी हमारे लायक नहीं है। भाई हम ये नहीं कहेंगे कि कंपनी बुरी है, लोग उसकी चाय तो पीते ही पीते हैं, लेकिन मेरे लायक नहीं है। मेरे जीव को टेस्ट लगा है, मेरे आदत सी पड़ गई है आईएमसी कंपनी की चाय पीने की, तो मैं आईएमसी का पीऊंगा, मैं आईएमसी की चाय पीऊंगा, मैं आईएमसी का ब्रश करूंगा, मैं आईएमसी का पेस्ट इस्तेमाल करूंगा, मैं आईएमसी का हल्दी मिर्चा धनिया इस्तेमाल करूंगा, दैट्स ऑल। इसमें आप सोचिए कि पैसे का इन्वेस्टमेंट कहां आ गया। पैसे का इन्वेस्टमेंट कहीं भी नहीं है, पैसे का इन्वेस्टमेंट कहीं भी नहीं है। एक पैसे का खेल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में नहीं होता, नो इन्वेस्टमेंट। इसीलिए आप लोग जो बिना इन्वेस्टमेंट के व्यापार करना चाहते हैं, बड़ा व्यापार करना चाहते हैं, बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग व्यापार एक शानदार व्यापार है। सिंपल। तो रिस्क नहीं है, जब पैसा नहीं लगा तो रिस्क भी नहीं है, और आपका टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, समय। भाई हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जुड़ जाते हैं, पैसे लगते नहीं है, लिटरेसी का कोई महत्व नहीं है, तो हम लोग जुड़ जाते हैं और जुड़ जाने के बाद क्या होता है कि हम लोग उसमें काम नहीं करते, बस समय व्यतीत करते हैं। कभी शादी में जाएंगे, कभी ब्याह में जाएंगे, कभी किसी चीज में जाएंगे, कभी किसी चीज में जाएंगे, कभी मुंडन में जाएंगे, कभी किसी के उसमें जाएंगे, कभी किसी के उसमें जाएंगे, और बाद में कहेंगे कि भाई अब तो काम ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे काम नहीं होता। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जुड़े हैं और आपको जमकर पैसा कमाना है, यू मस्ट हैव टू अर्न मनी, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को देना पड़ेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी, हम पहले डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का काम करेंगे, उसके बाद कोई और करेंगे। इवन हमारे घर में जन्मदिन है तो उसको बाद में देखेंगे, पहले अगर कोई मीटिंग लगी है तो पहले हम उसको अटेंड करेंगे।
अगर किसी शादी में जाना है तो हम 9 बजे चले जाएंगे, 10 बजे चले जाएंगे, मेरे जाए बिना शादी होगी। ऐसा नहीं है कि हम नहीं गए तो शादी नहीं होगी। हम 10 बजे जाएंगे, व्यवहार लिखाना है, हम 11 बजे जाके लिखा देंगे। खाना नहीं मिलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत पैसा मिलता है। खाना आपको होटल में जाके खाना खा लीजिए, घर में आके खाना खा लीजिए। वैसे भी शादी ब्याह में बहुत अच्छा खाना मिलता नहीं है, तो अच्छा यह है कि शादी ब्याह में खाना ही ना पड़े जाना। ठीक है, हम अपनी मीटिंग पहले करेंगे भाई। इसको बोलते हैं प्रायोरिटी। और जब हमारी प्रायोरिटी नहीं होती है तो हम, शादी होती है घर परिवार में, 10 दिन पहले जाके टिके रहते हैं और 10 दिन बाद तक टिके रहते हैं। कुल मिला के महीने भर का जुगाड़ हम कर लेते हैं शादी ब्याह में जाके। तो ये गलत चीज है। इसका मतलब कि आपने प्रायोरिटी शादी ब्याह को दिया है, तो शादी ब्याह से ही आपको पैसा मिलेगा। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से आपको पैसा नहीं मिलने वाला। ये सिंपल बात आपको हमने बताया। तो प्रायोरिटी आपको देना पड़ेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस में आपके पैसे भी नहीं खर्च हो रहे हैं, आपका एजुकेशन भी कोई आपसे नहीं पूछ रहा है, न पैसे खर्च हो रहे हैं, न एजुकेशन पूछ रहा है, न यहां जेंडर का कोई मतलब है, आप मेल है फीमेल है, 18 साल के ऊपर के होने चाहिए, बात खत्म। रिटायर्ड लोग, खासकर जिन लोगों ने रिटायरमेंट ले लिया है कहीं से और उसके बाद वो अपनी जिंदगी को समाप्त समझ रहे हैं, बोले नहीं ठीक है अब तो बहुत कर लिया, अब 10-20 हजार पेंशन का भी आ रहा है तो भी ठीक, नहीं आ रहा है तो भी ठीक, बैंक में एफडी करके अपना पैसा ले रहे हैं, अपना घर द्वार कैसे करके चला रहे हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि उनकी एनर्जी बर्बाद होती है। इस बात को समझिए। आप अगर 10-20-25 हजार रुपए का पेंशन भी आपको मिल रहा है और अपनी जिंदगी में आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी एनर्जी बर्बाद हो रही है। आपका पैशन जब नहीं होगा, आपके जीवन में जब पैशन नहीं होगा, आपके जीवन में जब टारगेट नहीं होगा, आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होगा, तो आपका जीवन लक्ष्य विहीन हो जाएगा। और जब लक्ष्य विहीन हो जाएगा तो आप बिस्तर पर लेट जाएंगे। इस बात को समझने का प्रयास करिए। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो रिटायरमेंट तक बहुत सही थे, रोज जाते थे, रोज आते थे, रोज आते थे, रोज आते थे, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट ऐसा क्या हो गया उनके जीवन में कि वो एकदम से बिस्तर पर लेट गए और आज 10 साल हो गया बिस्तर पर ही लेटे हुए। क्या हो गया उनके जीवन में? एक छोटा सा एग्जांपल समझिए। एक लड़की की शादी होती है, उसका पिता जो होता है वो 4 दिन पहले से सोता नहीं है, बहुत टेंशन में रहता है, लोगों को बुलाया है, उसको खाना पीना, टेंट फैंट, दुनियादारी, सारी व्यवस्थाओं में लगा रहता है। लड़के वाले आएंगे, उनका स्वागत सत्कार कैसे होगा, क्या होगा, घर में लोग आए हैं, रिश्तेदार सब आए हैं, उनका स्वागत सत्कार, कहीं कोई कमी न रह जाए, कहीं कोई छूट न जाए, कहीं कोई दिक्कत न हो जाए। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं एक लड़की के पिता के जीवन में, और वो उसको नींद नहीं आती, रात भर नींद नहीं आती है, घंटा आध घंटा बड़ी मुश्किल से कहीं सो गया तो सो गया, नहीं तो सोता नहीं है, स्ट्रगल करता है। और 4 दिन बाद जब बेटी विदा हो जाती है तो ऐसा क्या हो जाता है, ऐसी कौन सी शक्ति चली जाती है जो वो बिस्तर पे निढाल होकर सो जाता है? इसका मतलब कि परमात्मा ने ऐसी कृपा की थी उसके ऊपर कि तुम उसके अंदर इतनी शक्ति भर दी थी कि 4 दिन तक उसको नींद नहीं आ रही थी। और सारा काम जब सही से निपट गया, सब बाराती चले गए, घर वाले रिश्तेदार सब निश्चिंत हो गए, खाना पीना सबका हो गया, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं, बारात विदा हो चुकी है, कहीं कोई सरदर्द नहीं, बेटी सुखी सुखी जा चुकी है। अब उसके बाद परमात्मा ने उससे वो शक्ति ले लिया और चूंकि वो लक्ष्य विहीन हो गया था, अब उसके जीवन का जो लक्ष्य था बेटी की शादी, वो लक्ष्य विहीन हो गया क्योंकि बिटिया की शादी हो चुकी। अब वो शक्ति उसके पास से बाहर आ गई और वो बिस्तर पर लेट गया और 24 घंटे लगातार सोता रहा। कई बार आपने ऐसा देखा होगा, अगर आप बिटिया के बाप हैं तो आपने इसको महसूस भी किया होगा। किसी भी काम को, किसी भी लक्ष्य को जब हमें प्राप्त करना होता है, परमात्मा हमें बहुत शक्ति देता है, और जब उस लक्ष्य की हम प्राप्ति कर लेते हैं तो ऐसा क्या हो जाता है जो हम निढाल हो जाते हैं और बिस्तर पर लेट जाते हैं। उसी तरीके से जब हम सर्विस कर रहे होते हैं तो बहुत एनर्जी के साथ सर्विस करते हैं, रोज सुबह जाते हैं, रोज रात को लौट के आते हैं, पूरा घर सही से मेंटेन करते हैं, और अब आफ्टर रिटायरमेंट ऐसा क्या हो जाता है कि हमारी शक्ति छीन हो जाती है। इसका मतलब है कि परमात्मा ये कहता है कि तुम्हारा एक लक्ष्य समाप्त हुआ है, अब दूसरा लक्ष्य फटाफट बना डालो और लग जाओ काम में, क्योंकि ये जो मैन पावर है, ये एनर्जी है, इसको बर्बाद नहीं करने का। अभी परसों एक शादी में हम गए, हमें एक मित्र हमारे मिले, वो फौजी थे, फौज से आज भी उनको 50,000-55,000 रुपए की पेंशन आती है। हमने उनसे कहा अब आपके जीवन का क्या लक्ष्य है? बोले अब क्या सोच रहे हैं कि बच्चों के साथ रहे, 15-20 साल तो बच्चों के बिना ही रहे, अब कम से कम घर ही में रहे। हमने कहा आप एक चीज का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो है आपका मैन पावर। भगवान के दया से, सरकार की कृपा से, आपकी मेहनत से जो सिस्टम है उसके अनुसार आपको पेंशन आ रही है,
परमात्मा की कृपा है आपके ऊपर, आपको पैसे की दिक्कत भगवान करे जीवन में कभी ना आए। लेकिन ये जो भगवान ने स्वस्थ शरीर आपको दिया है, जो आपने अपने जीवन में सीखा है, उसको यूटिलाइज करने का है, एक जीवन में लक्ष्य बनाने का है। हम लक्ष्य विहीन होकर बहुत दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। अल्टीमेटली हमें समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन घुन लग जाएगा और अल्टीमेटली हम बीमार हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी त्रासदी है। इस बात को समझने की जरूरत है, इस बात को महसूस करने की जरूरत है। इसलिए मैं सभी रिटायर्ड पर्सन से आग्रह करता हूं, सभी महिलाओं से आग्रह करता हूं, जो घर के कामकाज को अपनी प्रायोरिटी बना के रखी है, उन सभी लोगों के लिए भी एक लक्ष्य बनाइए। पैसा अर्न करना एक लक्ष्य होता है, लेकिन उसके साथ नाम सम्मान अर्जन करना यह भी एक लक्ष्य होता है। महिलाओं का जनरली नाम विलुप्त हो जाता है। कोई नहीं जानता है कि महिला का नाम क्या है। आप अपने मोहल्ले में उठा के देख लीजिए तो आपको फलानी की मम्मी नजर आएगी, फलानी की वाइफ नजर आएगी, फलानी नहीं नजर आएगी कहीं भी। आपकी भाभियां भी होंगी, अपने रिकॉग्नाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए। आपकी जो भाभियां हैं उन सब के नाम आप भूल चुके होंगे, आपको पता ही नहीं होगा उनके नाम क्या है। वो भैया की भाभी है, बस इतनी सी बात है। बहुओं का नाम लोग भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता कौन सी बहू, वो मेरे फलाने छोटे भाई की बहू। तो लड़कियों का, महिलाओं का यही अस्तित्व हो जाता है, यही उसकी एंटिटी हो जाती है। जब तक बेटी रहती है तब तक बाप की बेटी कहलाती है, पढ़ने लिखने जाती है तब तक तो भाई स्कूल में तो उसका नाम चलता है, बाकी कहीं उसका नाम नहीं चलता। किसी की बीवी हो जाती है, किसी की बहू हो जाती है, किसी की भाभी हो जाती है, किसी की जब मां बन जाती है, किसी की मां बन जाती है, काम खत्म। इसी में उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो उसका अपना नाम कहां है, अपना सम्मान कहां है, अपनी इज्जत कहां है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको आपका नाम देंगे, आपका सम्मान देंगे। जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारा पैसा ही कमा लो। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिस संस्था से जुड़कर आप नाम सम्मान कमा सकते हैं, अपना श्रम दान कर सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं, लोगों का कल्याण कर सकते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग एक शानदार प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको नाम सम्मान। आज डायरेक्ट सेलिंग व्यापार आपको जानकारी के लिए बता दें कि 60% महिलाओं के लिए बनाया गया था। शुरुआती दौर में महिलाओं के लिए ही बनाया गया था, लेकिन धीमे धीमे इसमें पुरुषों की भागीदारी होती चली गई और आज भी 60% महिलाएं इसमें भागीदारी कर रही हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारी कई माताएं बहनें हैं जो इससे दूर रहना चाहती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये फंसने फंसाने का काम है, ये गलत काम है, ये धुरफंदी वालों का काम है, इस काम में नहीं इंटरफेयर करना चाहिए और अल्टीमेटली उससे वो दूर रहती है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मीथ है, ये एक धोखा है। अभी हमने आपको बताया कि जब यहां पैसे लगते ही नहीं है तो रिस्क काहे का, पैसा डूबने का कहां आया। कोई संभावना ही नहीं है कि आपका पैसा डूबने वाला है। और देखा जाए तो महिलाएं ही घर में सबसे ज्यादा किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हैं, चाहे साबुन हो, चाहे तेल हो, चाहे मंजन हो, चाहे किचन का आइटम हो, चाहे ब्यूटी प्रोडक्ट हो, सबसे ज्यादा वही इस्तेमाल करती हैं। बच्चों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है महिलाओं को ही पता होता है। और उन्हीं माताओं बहनों के लिए एक शानदार व्यापार है, एक शानदार व्यापार है उन माताओं बहनों के लिए जिनको घर बैठे हुए घंटा 2 घंटा 3 घंटा कहीं भी भागने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। बस स्किल को सीख लीजिए, कैसे लोगों को बताना है, कैसे लोगों को समझाना है, कैसे लोगों से बातचीत करनी है, कैसे लोगों को प्लान दिखाना है, कैसे लोगों को प्रोडक्ट के विषय में बताना है। इतना ही सीखना है, सिंपल फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा उसमें भी टेक्निकल नहीं है, बहुत ज्यादा गणित नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग एक शानदार व्यापार है जो आपको पैसा भी देता है, जो आपको नाम देता है, जो आपको सम्मान देता है, जो आपको देश विदेश पर्यटन का मौका देता है, घूमने फिरने का मौका देता है, नए नए लोगों से मिलने का मौका देता है, अपने रिश्तेदारों से मिलने का मौका देता है। भैया यहाँ तो ये सीन हो जाता है अपने जीवन में कि सगे सगे रिश्तेदारों से मिले हुए 4-4 साल हो जाता है, 5-5 साल हो जाता है। ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है ऐसा बिजनेस है जिसमें आप लगातार लोगों से संपर्क में रहेंगे, लगातार आप चाहेंगे कि आपका सगा रिश्तेदार आपके साथ आ जाए, लगातार आप चाहेंगे कि वो आपसे बातचीत करे, आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करे। जब भी वो कहीं बीमार उमार पड़े तो आप उसको सजेस्ट करेंगे कि भाई ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। जब कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी तो उसको आप समझाएंगे कि ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत कुछ आपको इस सेक्टर में हासिल हो सकता है। हेल्थ आप रिकवर कर सकते हैं अपना। इस सेक्टर में आने के बाद ज्यादातर कंपनियां हेल्थ सेक्टर में काम करती हैं, तो अपने हेल्थ को आप सही कर सकते हैं। जानकारी मिलती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब पानी पीना चाहिए। बहुत सारी जानकारी ऐसी मिलती है जो आपको आज सामान्य जीवन में नहीं मिल पाता है, जो डायरेक्ट सेलिंग में आपको मिल जाता है।
ऐसे बहुत सारे अवसर हैं। तो हमने आपको 2-3 चीजों को बताने का प्रयास किया। अगर आपको ये बिजनेस समझ में आता है तो आप मुझसे संपर्क करिए। मेरा नाम है प्रवीण चंद्रा कानपुर से, चेयरमैन स्टार इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन। आज 4 सालों से लगातार आईएमसी बिजनेस को प्रमोट कर रहा हूं। एक अच्छे लेवल पे हूं। चेयरमैन स्टार एक अच्छा लेवल होता है और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग भी आइए। आज 18 स्टेट में मेरी टीम है। आगे भी टीम बढ़ाने का प्रयास मेरा निरंतर जारी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी मेरे साथ लोग हैं उनकी मदद करता हूं, उनके साथ हमेशा कोऑपरेट करता हूं, बातचीत करता हूं, उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। टीम मेंबर्स भी उनको देने का प्रयास करता हूं, उनके टर्नओवर को बढ़ाने का प्रयास करता हूं। तो आप भी आइए। आज जहां भी आप हैं, आसाम में हैं, चाहे आप गुवाहाटी में हैं, चाहे महाराष्ट्र में हैं, चाहे आप पुणे, जहां कहीं भी आप हैं, आप मुझसे संपर्क करिए। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझसे संपर्क करिए और इस सेक्टर में मेरे साथ आइए। इस सेक्टर में पैसे का कोई खेल नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं होता। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लोगों को बताइएगा जरूर। आज 3000 से ऊपर वीडियो यूट्यूब पे मेरे हैं और पर डे 4 से 5 वीडियो फेसबुक पे आता है। ज्यादा से ज्यादा फॉलो करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, जिससे कि अन्य लोगों तक भी ये बात पहुंचे और डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस घर घर तक पहुंच जाए। घर घर स्वस्थ हो, हर घर स्वस्थ हो, हर घर समृद्ध हो, यही हम लोग का नारा है। नमस्कार।